गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पर तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है। ठीक है, सहसंयोजक ठोस कहने का मतलब कि सहसंयोजक ठोस के जो अणु होते हैं ना, वो आपस में बहुत ही मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं, राइट। तो सहसंयोजक ठोस कौन सा है आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है तांबा। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओ कि जो सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है, उसके अणु आपस में क्या होते हैं, बहुत ही मतलब मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सहसंयोजक ठोस कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हीरा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा डायमंड, क्योंकि जो डायमंड के जो अणु होते हैं वो आपस में सहसंयोजक ठोस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सो इसलिए जो आपका डायमंड होगा, इस जो आपका हीरा होगा वो सहसंयोजक ठोस होगा। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर के क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। ये जो क्वेश्चन है आपका ठोस अवस्था से लिया गया है, पिछला भी क्वेश्चन ठोस अवस्था से ही था। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। चलो जी, और आज के इस क्लास में जितने ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री से ही। क्लियर है? चलो, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 8 होती है, 6 होती है या फिर 4 होती है? तो जो क्रिस्टलीय तंत्र होती है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? याद रखना, उसकी कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है जी? 7 होती है। तो यहां से आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन मतलब कौन निकल पाते हैं? विलायक के अणु, विलय के अणु, जटिल अणु या फिर सरल अणु? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो तुम्हारा अर्धपारगम्य झिल्ली होता है इससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल से निकल पाते हैं, यानी कि केवल और केवल विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर की निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विद्युत का संचालन कौन करता है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य, जल के अणु या फिर तांबे के तार? तो जो विलयन होता है ना, उसमें विद्युत का संचालन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघट्य। ठीक है, कौन? विद्युत अपघट्य। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो तुम्हारा वेग स्थिरांक होता है वो निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है? आपके सामने ऑप्शन है ताप पे, यानी कि टेम्परेचर पे, मात्रा पे, भार पे या फिर समय पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि रवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, रवादार ठोस पदार्थ कौन सा है? हीरा, कांच, रबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रबर और कांच तो आपका बेरवादार है। बचा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो कि है डायमंड यानी कि हीरा। तो रवादार तुम्हारा हो जाएगा हीरा। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि घनाकार क्रिस्टल में, ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? क्या आपसे पूछ रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 3। कितनी होती है? 3 होती है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है? यानी कि क्रिस्टल के डेंसिटी में कमी आती है, कौन से दोष के कारण? फ्रैंकल, शॉर्टकी या फिर अंतराली या फिर एफ केंद्र? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा शॉर्टकी, यानी कि शॉर्टकी दोष के कारण ही, ठीक है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। सो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी यहां से 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा है जो कि ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि उस पर ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है? आपके सामने ऑप्शन है मोललता, मोलरता, फॉर्मलता या फिर नॉर्मलता। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मोलालिटी, यानी कि मोललता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाओ घटाओ, ठीक है, ये सब कोई इफेक्ट इस पे कोई ही मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और मैं आपको एक चीजें बता दूं, ये मोललता, मोलरता और ये जो नॉर्मलता तुम देख रहे हो, ठीक है, फॉर्मूलता तो कोई चीज ही नहीं होता। ठीक है, बस ऐसा ही ऑप्शन में दे दिया। चलो जी, तो ये तीनों का ऐसा यूनिट आप क्लियर कर लेना। ठीक है, तीनों का डिफिनेशन भी क्लियर कर लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चंस। आ जाओ जी, 10 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन का निम्न में कौन गुण है? ठीक है, तो राउल्ट के नियम पे, ठीक है, देखो आपका राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का लॉ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको 2-3 वीडियो में क्लियर कर रखी है, 2-3 डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने राउल्ट के नियम के ऊपर, जाके देख लेना सही तरीके से। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार तुम विलयन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, जिसमें से पहला तुम्हारा है आदर्श विलयन, ठीक है, और दूसरा है अनादर्श विलयन। क्लियर है?
दूसरा अनादर्श विलयन और पहला आदर्श विलयन। सो अनादर्श विलयन कौन होता है? सो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन कौन होता है? जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है? आ जाओ जी। सो आदर्श विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? तो रॉल्ट के नियम का यह पालन करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 11 नंबर के, निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुणधर्म है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा अनुषंख्य गुणधर्म है आपको बताना है। तो अनुषंख्य गुणधर्म आपके चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला तुम्हारा है वाष्प दाब का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प, अच्छा एक मिनट, वाष्प दाब का अवनमन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन और पराशरणी दाब होता है। ठीक है, चलो जी। तो आपको बताओ कि अनुषंख्य गुणधर्म कौन है? अनुषंख्य गुणधर्म आपके चार होते हैं, चारों के बारे में आप डीपली तरीके से पढ़ लेना, डीपली तरीके से पढ़ना एकदम एक्सप्लेन करके। ठीक है, सो निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुणधर्म है? तो श्यानता तो होगा नहीं, पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं, अपवर्तनांक तो कोई भी हर हालत में नहीं होगा, आपका होगा पराशरण दाब यानी कि पराशरणी दाब। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। विलयन की अनुषंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, देखो भैया मैंने आपको क्लियर करी है चीजें कि ये जो अनुषंख्य गुणधर्म आपके चार होते हैं, इनको सही तरीके से पढ़ लेना, चारों का नाम याद कर लेना, चारों के बारे में प्रॉपर तरीके से चीजें समझ लेना, टर्म्स और कंडीशन को। ठीक है, अच्छी तरीके से हर एक चीज को। ठीक है, और क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं कि कौन कौन अनुषंख्य गुणधर्म होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला है तुम्हारा वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। चलो जी, दूसरा है तुम्हारा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, दूसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। चलो जी, दूसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है तुम्हारा हिमांक का अवनमन। तीसरा क्या है? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और एक होता है आपका चौथा परासरणी दाब। ठीक है, क्या होता है? परासरणी दाब, यानी कि इंग्लिश में से तो यहां से चीजें समझ गए कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण निम्न कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है? ठीक है, एक फैराडे का तुम अगर विद्युत धारा को क्या करते हो? फ्लो करते हो, प्रवाह करते हो, तो उस मतलब उसमें जो प्राप्त मात्रा होगी वो क्या कहलाती है? 1 ग्राम समतुल्य कहलाती है, या फिर 1 ग्राम मोल कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, या फिर आधा ग्राम समतुल्य कहलाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक फैराड अगर तुम विद्युत धारा का प्रवाह करते हो, ठीक है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो मात्रा हो वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होगा। ठीक है, एक चीज क्लियर करो कि द्रवित द्रवित अगर आपसे बोला रहता है यहाँ पे जलीय सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अगर आपसे जलीय सोडियम क्लोराइड कहता, ठीक है, तो आप क्या करते? Na लेते, Na प्लस में Cl, क्योंकि तुम्हारा सोडियम क्लोराइड तो सही, और साथ में जल भी लेते, ठीक है, यानी कि H2 प्लस में और O माइनस में। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है द्रवित, द्रवित कहने का मतलब मोल्टेन, यानी कि पिघला हुआ अवस्था। ठीक है, पिघला हुआ अवस्था, यहाँ पे आपका जलीय अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जल नहीं लोगे, सिंपल सा बात है, जल नहीं लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड, कैथोड पर क्या मुक्त होगा? एनोड आपका होता है प्लस, कैथोड आपका होता है माइनस, तो कैथोड पे कौन जाना चाहेगा भैया? कैथोड जब तुम्हारा ऋणात्मक है तो सिंपल सी बात है, इस पे जाना चाहेगा पॉजिटिव वाला, यानी कि पॉजिटिव कौन सा है तुम्हारा? तो सोडियम, यानी कि सोडियम इस पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिक्रिया होता है उसका दर होता है, वो किस चीज पे निर्भर करता है? परमाणु भार, समतुल्य भार, अनुभार। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है आप सभी के सामने सक्रिय भार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय भार। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर की, किस कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का इकाई समान होता है? प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। ठीक है, तो इसका जवाब आपको हमको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, इसका जवाब आपको क्या करना? कमेंट करके बताना है, सिंपल सा बात है भैया। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? ये जो क्वेश्चन आपका वो पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का तुम्हारा आखिरी और लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलो जी। सो यहाँ पे आप बताओ कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? 1, 2, अनेक, शून्य। ठीक है, जो रासायनिक अधिशोषण होता है, अधिशोषण तुम्हारा दो प्रकार का होता है। अधिशोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसमें से पहला है तुम्हारा वो भौतिक अधिशोषण, दूसरा है तुम्हारा रासायनिक अधिशोषण। सो रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, याद रखना। ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, जो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? ठीक है, वो किस टाइप की अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वो तुम्हारा है भैया अनुत्क्रमणीय। कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? जो दूध एग्जाम्पल है ना वो तुम्हारा होता है भैया, दूध एग्जाम्पल है तुम्हारा पायस का। पायस को इंग्लिश में हम लोग इम्लेशन कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और पायस का मतलब क्या होता है? पायस में क्या होता है कि तुम्हारा जो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, ठीक है, और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो दोनों द्रव, वो दोनों क्या होनी चाहिए? द्रव होना चाहिए, वो तुम्हारा पायस कहलाता है। तो दूध क्या होगा? पायस का एग्जाम्पल होगा।
निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है कि अगर टिंडल प्रभाव को तुम कोलाइडी विलयन से होकर गुजारोगे, ठीक है, अगर टिंडल प्रभाव को तुम कोलाइडी विलयन से, टिंडल प्रभाव कहने का मतलब कि जब तुम प्रकाश किरण पुंज को क्या करोगे, यहां से इस कोलाइडी विलयन से होकर गुजारोगे तो यहाँ पे प्रकाश का पथ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पथ दिखाई देगा, जो कि तुम्हारा टिंडल प्रभाव यही कहलाता है। ठीक है, और जो टिंडल प्रभाव है वो किसमें नहीं दिखता? चीनी के घोल में नहीं दिखता है। ठीक है, चीनी के घोल में नहीं दिखता है, सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, और आपसे ऑप्शन पूछ रहा है केजी जूल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल में। ठीक है, किसमें पूछ रहा है? किलो जूल प्रति मोल में। तो बताओ कि भौतिक अधिशोषण में लगभग जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो कितनी होती है? ठीक है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, या फिर 40 से 60 किलो जूल पर मोल, या फिर 60 से 80 किलो जूल पर मोल, और या फिर 40 से 400 किलो जूल पर मोल। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि 20 से, ठीक है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की, किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक को इंग्लिश में हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं, कैटालिस्ट का क्या काम होता है? ठीक है, कैटालिस्ट का जो काम होता है वो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज भी कर देगा। वेग कहने का मतलब एक तरीके से चाल, ठीक है, इसकी जो स्पीड है ना उसको चाहे तो ये कम कर देगा, चाहे तो ये बढ़ा देगा। कोई भी अभिक्रिया को अगर 10 मिनट टाइम लग रहा है ना होने में, कोई भी अभिक्रिया है उसको मान लो 10 मिनट टाइम लग रहा है होने में, तो जो तुम्हारा कैटालिस्ट है उसको 10 साल में भी उस अभिक्रिया को करा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी अभिक्रिया 10 साल में हो रहा है तो कैटालिस्ट तुम्हारा 10 मिनट में भी करा सकते हैं। समझ रहे हो चीजें? चलो, 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिए, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? देखो, गैल्वेनिक सेल को तुम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हो, राइट? विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को तुम क्या कहते हो? विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हो। क्लियर है? तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो तुम्हारा होता है वो होता है ऋणात्मक। लेकिन अगर वही विद्युत अपघटनी सेल की बात करी जाए तो विद्युत अपघटनी सेल में जो तुम्हारा एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। लेकिन आपसे बात कर रहा है गैल्वेनिक सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, तो इसमें जो तुम्हारा एनोड होगा वो होगा ऋणात्मक। सो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर कोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो तुम्हारा उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में कम से कम हमने काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। सो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे भैया, या यूट्यूब चैनल नहीं, हमारा जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है वो हमारा 150 का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कितना का? 150 का। तो इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आप सभी का। और आई नीड योर सपोर्ट। इसी तरीके से आप अपने सपोर्ट बनाए रखो। मैं हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में मैं आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करते रहता हूं। एंड हमारी जो टारगेट है भैया बिहार बोर्ड एग्जाम में 90% लाने की, वो मैं आप सभी का पूरा करा के रहने वाला हूं। सो आप सभी जितना टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोगे उतना ही काफी कुछ आप गेन करके जाओगे। ठीक है, सो हमारे जो भी फैमिली मेंबर है प्लीज आप उसे बढ़ाने की कोशिश करो। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। लव यू बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।